ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी ग्रोथ कर रही है, हमारे पास ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ग्रोथ कर रही हैं। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पिछले साल जब सिस्टम्स लिमिटेड का, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक्स की बाहर मार्केट में आया कि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है, तो उस वक्त थी वो 100 अरब रुपया, 100 अरब रुपया। और इस साल उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ एक साल के गैप से जब मार्केट में आई है तो वो 140 अरब हो गई है। आप ग्रोथ रेट देखें कि इतना फास्ट ग्रोथ रेट चल रहा है। अच्छा, ये तो आपका एक फाइनेंशियल हवाले से अगर आप गौर करें, अगर मैं फोकस करूं कि ये कंपनी सिर्फ आईटी पे काम करती है और आईटी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं जिनको कम से कम मैं देख रहा हूँ। एक को हम कहते हैं डेवऑप्स, मार्केट में जिसका बहुत ज़्यादा नाम भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम फॉर्चुनेट इनफ कि उसकी मूवमेंट को भी मैं सलीम साहब हूँ उसको नेशनल लेवल पे देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने मौका दिया। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, ट्रेंड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप जितने भी नंबर मार्केट को देंगे वो सारे के सारे नंबर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बल्कि इससे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज ये चल रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले लोगों को दूसरी कंपनी खींचना शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मेरी नज़र में ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इससे फैब्रिकेटेड एक ग्रोथ नज़र आती है जो कि एक्चुअल नहीं होती, बट अब चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग चाहिए। अगर आप डेवऑप्स की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, मैं ज़रा बेस पे जाता हूँ हमारे सब के लिए, हम सारे इस चीज़ को समझते हैं। आजकल एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम लिया जा रहा है सर्वरलेस, ये जी हम सर्वरलेस पे काम करते हैं। आप सारे आईटी के माशाल्लाह असातिज़ा कराम हैं, आप कंप्यूटिंग से आप सबका ताल्लुक है। डू यू बिलीव कि सर्वरलेस नाम की कोई चीज़ है मार्केट में? कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सर्वर ना हो और वो काम कर रही हो? जी जी जी, इसको कहा जाता है माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं वो ज़ाहिर है कि वो स्टेट नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा, इस वजह से उसको मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर्वरलेस कोई चीज़ है नहीं है। मैं ये आपसे अगर सवाल करूँ कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, हार्डवेयर नहीं है और मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है आज की दुनिया में? हो सकता है 5 साल बाद पॉसिबल हो, कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जो बजाय आपके हाथ में ना हो उसका इस्तेमाल हो, लेकिन आज की दुनिया में अब अगर गौर करें आप इस सारे फिनोमेना पे, तो इस सब दुनिया में हर चीज़ कंप्यूटिंग पे ट्रांसफ़र हो रही है। आपके मोबाइल में, आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर आपको सैकड़ों एप्लीकेशंस नज़र आएंगी जो आपके और मेरे इस्तेमाल में। हमारा मोबाइल इस काबिल नहीं है कि उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सके, उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी सेंट्रल लोकेशन पे हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे आपकी कोई कार की ऐप है, आपके ये व्हाट्सएप टाइप की एप्लीकेशन है, फेसबुक है, आपका गूगल कोई भी एप्लीकेशन है, गूगल मैप्स है। सो मोबाइल इज ओनली अ एज कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि आपके हाथ में एज अ एंड यूजर के तौर पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोसेसिंग हो रही हो, वो प्रोसेसिंग किसी न किसी सर्वर पे हो रही होगी, जिसे आपने कहा माइक्रो सर्विसेज एक टर्मिनोलॉजी है, विच इज मैं उससे एग्री करता हूँ, इनफैक्ट मैं उसको एडवोकेट भी करता हूँ। लेकिन क्या ये सारा कुछ बगैर किसी फिजिकल एंटिटी, किसी सर्वर के बगैर मुमकिन है? मुमकिन नहीं, हमें फिजिकल सर्वर चाहिए। अब जरा गौर करें कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, इसके अलावा आपके पास मशीन लर्निंग चल रही है, ब्लॉकचेन आपकी प्रोग्रामिंग चल रही है, वेब इंजीनियरिंग चल रही है, वेब 3.0 के नाम से आजकल चल रहा है, आपकी एप्लीकेशंस हैं जिनकी प्रोसेसिंग हो रही है, ERP सिस्टम्स चल रहे हैं। इन सब को एक चीज़ चाहिए और उसका नाम है सर्वर। और वो एक दो सर्वर पे काम नहीं कर सकती एप्लीकेशन, उसको अब सैकड़ों सर्वर चाहिए, बल्कि हज़ारों चाहिए। किसी कार बुकिंग ऐप की मिसाल ले लेते हैं कि उसने कहा कि जी हम आज के दिन, कल के दिन और परसों के दिन जो आपके ड्राइवर्स हैं उनको 50% ज़्यादा बोनस देंगे, और जितने उसके ऊपर जो राइड करने वाले पैसेंजर्स हैं उनसे हम
सिर्फ 25% चार्ज करेंगे। ये पास में आता है ना ऑप्शन हमारे पास। तो इस ऑप्शन को अगर आप गौर करें तो एक दिन में जो उस एप्लीकेशन पे नॉर्मल लोड था वो हो सकता है डबल या 3 गुना इजाफा हो जाए उस पर। अब ये ओकेजन है जिस ओकेजन पे ऑफर आई है, तो इसको कैटर करने के लिए हमारी मोबाइल डिवाइस काबिल नहीं है उसके, तो इसके पीछे कोई डेटा सेंटर, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट होगा। सो सारी बात को अगर हम इकट्ठा करें तो हमें ये नजर आता है कि वी नीड अ क्लाउड। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन चलाएं, चाहे वेब 3.0 फ्रेमवर्क चलाएं, ब्लॉकचेन चलाएं, या कोई भी किसी भी किस्म का प्रोग्राम चलाएं, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट और पब्लिक, या आप क्लाउड का नाम ना लें, डेटा सेंटर आपको चाहिए। डेटा सेंटर आपको चाहिए या आपको सर्वर्स चाहिए। अब जहां ये बात करें सर्वर्स की, जहां बात करें सर्वर्स के नंबर की, तो एक इंजीनियर एक टाइम पे कितने सर्वर्स को डायरेक्टली मैनेज कर सकता है? बहुत एफिशिएंट होगा तो 10 को कर लेगा, 12 को कर लेगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि आपका एक बहुत ग्रोथ से भरा हुआ एनवायरनमेंट उसको आप नॉन ऑटोमेटेड वे पे मैनुअल तरीके से मैनेज कर सकें। क्योंकि सर्वर की जब बात करें तो उसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन मिलेगी। वेब की बात करें तो Nginx, अपाची, HA प्रॉक्सी, ये सर्विसेज चल रही होंगी, ठीक है। डेटाबेस की बात करें तो MySQL चल रहा होगा, Oracle चल रहा होगा, Postgres चल रहा होगा, MongoDB चल रहा होगा, whatever you call it। आखिर में इन्हीं चीजों ने चलना है उसके ऊपर, यही चीजें हैं ना। तो इस सारे को मैनेज करने के लिए क्लाउड की ग्रोथ डे ब डे बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें लोग चाहिए। एंटिसिपेटेड है कि अगले 5 साल में 1 मिलियन नई जॉब्स क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स की आ रही है, और ये नंबर छोटा है। जिस तरह ग्रोथ चल रही है, हर दिन 2 या 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि जब हम 5 साल के एंड पे पहुंचे तो हो सकता है ये 5 मिलियन जॉब्स हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी जॉब्स हम पाकिस्तान से रिमोटली इस काम के लिए सिक्योर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आप सारे माशाल्लाह असातिज़ा कराम हैं, आपके पास इसका जवाब है या मेरे पास जवाब है, मैं इंडस्ट्री से हूं, तो हम दोनों इस वक्त जवाब देने के काबिल नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सिर्फ मेरी और आपकी ग्रोथ नहीं है, इसमें इस मुल्क की भी ग्रोथ है जिस मुल्क के अंदर हम बैठे हुए हैं। हमारा टोटल जीडीपी किसी जमाने में एक रफ मुझे पता है 325 अरब डॉलर था, और कुछ अर्सा पहले उस जीडीपी के अंदर थोड़ा सा कमी आई। मेरा ख्याल है अभी 300 बिलियन होगा सर, या 300 से भी कम होगा, एग्जैक्ट मुझे आज की फिगर नहीं पता। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए काम करें तो हम टोटल जो हम खेलेंगे ना, पूरा मुल्क 22 करोड़ लोग, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जिसमें मेरे आप जैसे नौकरी करने वाले लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, रेडी वाले भी हैं, ये सारे मिलकर ना 300 अरब डॉलर के अंदर खेलेंगे। तो हमें अगर वाकई ठीक होना है तो हमें पैसा बाहर से चाहिए, और उसका एक सिंपल सा तरीका है, अपनी वर्कफोर्स को तैयार करें जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर से पैसे लाए। एक तरीका आपका फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग में भी स्किल सेट की बात आती है। मैं आइडियली फ्रीलांसिंग के साथ खड़ा हूं, उसको सपोर्ट भी करता हूं, हिशाम ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्रीलांसिंग इज अ सेलिंग स्किल। विदाउट हैविंग अ स्किल व्हाट वी आर गोइंग टू सेल, कुछ भी सेल नहीं कर सकेंगे। सो इस सारे को वापस लेके आए तो जिस जगह सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें नजर आ रही है, मैंने 98 में कैरियर स्टार्ट किया था, 2023 है, बिलीव मी मुझे आज तक ना कमी नजर नहीं आई जिस काम में अल्लाह ताला ने मुझे डाल दिया। लिनक्स और ये जो आपकी चीजें चल रही हैं सर्वर साइड, डेली इसमें बहुत ज्यादा डिमांड होती जा रही है, डेली के डेली, और लाखों रुपए की जॉब्स पाकिस्तान में मौजूद है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर कर सकते हैं, और इसमें कोई मुबालगा या राय नहीं है। मैं अपने पास अगर बात करूं सिस्टम्स लिमिटेड में, और सिस्टम जैसी और दर्जनों कंपनियां मार्केट में हैं, और बाहर की जो कंपनियां वो तो डील डॉलर्स में करती हैं, वो तो रिमोट हायर कर लेती हैं किसी न किसी स्किल्ड पर्सन को,
और 1500, 1800, 2000, 22,000, 2400, $3,000 आराम से एक 5 से 6 साल एक्सपीरियंस के डेवऑप्स इंजीनियर को कंपनियां दे रही हैं। ये इंटरनेशनल टू डायरेक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं पाकिस्तान से। और अगर आप बात करें सिस्टम्स लिमिटेड या इस जैसी और जो बड़ी कंपनियां हैं, और वो दर्जनों में हैं, और उनके अंदर इतनी स्पेस है कि अगर आप साल में 20,000 लोग भी तैयार करें डेवऑप्स के, तो वो उसका कम से कम 50% हायर करें। बड़ा नंबर है। अच्छा, अब मैं जरा वापस आता हूँ एक और बात पे कि अगर हम 10,000 लोग ऐसे तैयार करें, वो 1 मिलियन जॉब्स की बात हुई थी ना, 1 मिलियन, तो अगर हम सिर्फ 10,000 लोग, 1 मिलियन का शायद 1% बनता है, या शायद उससे भी कम है, चलें 1% की बात करते हैं। क्या हम 10,000 लोग तैयार नहीं कर सकते पाकिस्तान में? ये बड़ी लो लेवल की सोच है मेरी, मैं बिल्कुल जीरो पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कहेंगे नहीं ये तो टारगेट ही गलत है आपका, आप 1 लाख का टारगेट क्यों नहीं कर रहे? बट मैं स्मार्ट पे बिलीव करता हूँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियल टाइम एंड टाइम फ्रेम। सो 3 साल में 10,000 ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो कि $1,000 पाकिस्तान में पर मंथ ला सके। उससे क्या फर्क पड़ेगा? $1,000 ज़रबे 10,000 लोग, शायद $10 मिलियन बनते हैं पर मंथ। $10 मिलियन इज अ गुड नंबर। अगर आपके मुल्क में मंथली $10 मिलियन एक ऐसी सेक्टर से आना शुरू हो जाए जहां पे किसी ने देखा भी नहीं और जहां से कभी इतने पैसे आए नहीं, नए लोग ऐड हो रहे हैं ना, पुराने तो नहीं है। इसमें फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स मिलेगा, क्योंकि $1,000 लाने वाला बंदा टैक्स नेट में फॉल करेगा। सो 10,000 के 10,000 टैक्स पे करेंगे। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में कुछ ना कुछ जाएगा। नंबर 2, उस जिस इलाके में वो साहब रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है, उस इलाके में खरीदारी होगी, कोई दूध, चाय के सामान, कोई पत्ती, कोई रोटी, आटा, दाल, चावल, चीनी, गोश्त, कपड़े, गाड़ी का काम, ये सारा कुछ होगा। सो ओवरऑल जो हमारा मार्केट है उसके अंदर एक इकोनॉमिक जो है इफेक्ट पैदा होगा। सो अगर हम सिर्फ इस चीज पे फोकस करें, मेरी राय है, आपकी अपनी राय है। आप में से बहुत से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे होंगे, बहुत से लोग वेब फ्रेमवर्क पढ़ा रहे होंगे, बहुत सी दूसरी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन मेरा बिलीव ये है कि आप जो भी करवाएंगे उसके नीचे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए। दैट्स माय बिलीव, और मैंने इसको देखा है अपने कैरियर में। तो हम इस तरीके से एक बड़ा डेंट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, और बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अब इसके लिए किया क्या जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े टारगेट लेना, ओके, बहुत अच्छी बात है, सोचेंगे तो होगा, लेकिन डिफाइन ये करना कि आपका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, और कहाँ से गुजर के कहाँ जाएंगे, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन पाथ हमारा पता होना चाहिए। सो मैंने कुछ लोगों के साथ मिलके जो इंडस्ट्री में पुराने हैं, जिसमें सर की भी गाइडेंस है और भी कुछ लोग हैं, उनसे मिलके एक पाथ बनाने की कोशिश की अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। तो पाथ ये समझ आया कि आपका ग्रेजुएट और इत्तेफाक से नॉन ग्रेजुएट, मैं दोनों को कह रहा हूँ, अगर वो लिनक्स को लर्न करें, डॉकर को लर्न करें और क्यूबरनेटिस को लर्न करें आज की डेट में, तो वो एंट्री लेवल जॉब में फॉल करना शुरू हो जाएंगे। और एंट्री लेवल का जॉब का मतलब है कि 40 से 70 हज़ार के दरमियान, 40 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ के दरमियान। और जब वो 3 साल में इस काबिल होगा कि उसके साथ साथ कुछ और टेक्नोलॉजीज उसको आ जाएंगी, जिसमें हो सकता है वो गूगल क्लाउड सीख ले, हो सकता है अज़ूर सीख ले, हो सकता है अमेज़ॉन सीख ले, हो सकता है रेड हैट ओपनशिफ्ट सीख ले, या CI/CD पाइपलाइन सीख ले, तो उसके साथ क्या होगा कि उसका कैलिबर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल सेट सब बढ़ेगा, और उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगी। तो दैट्स माय पाथ, जो मुझे लगता है कि हमें 3 साल मेरी राय में फोकस करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। पेंडेमिक से पहले ये चैलेंज था कि आपका इंटरनेशनल जॉब्स का पाकिस्तान में आना ये मुश्किल था। क्या अब है ये काम मुश्किल है? लगता है आपको? आप सारे माशाल्लाह कनेक्टेड हैं बाहर,
मेरा ख्याल है अब मुश्किल नहीं है। अब तो बड़ी आसानी से हम पाकिस्तान में बैठे हुए $1000-1200 की जॉब आराम से ले सकते हैं, बड़ी आसानी से। और फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। और जो लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, उनको स्किल आता है, दे कैन आल्सो गेट सम जॉब्स, बड़ी आसानी से वो जॉब्स ले सकते हैं। तो मेरी ज़ाती राय में ये पाथ बड़ा क्लियर है कि हमें अगले 3 साल 10,000 तो मेरे जैसे एक बिल्कुल नालायक शख्स का टारगेट है ना, आप सारे माशाल्लाह पढ़ाने वाले लोग हैं, तो क्या हम कम्युलेटर कोई ऐसा टारगेट ले सकते हैं कि हम 10 डालें मार्केट के अंदर, नीड के अंदर? दैट्स माय ओपिनियन। एंड कल्चर एज वेल, एजाइल की भी बात होती है, ज़ाहिर है कि ये टीम वर्क भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसमें जब हम टूल्स में चले जाते हैं तो देन वी नीड टू पिक, चेरी पिकिंग करनी पड़ती है। ये ऐसे है कि जैसे आप समझे कि एक सामने मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं उनमें से कुछ चीज़ें उनको पिक करके बता रहा हूँ, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अच्छा ये अभी कम है, राइट। सो ये अच्छा एक इंटरेक्शन होगा कि आपकी साइड से हमें ये प्रायोरिटाइज करने के लिए मिलेंगी चीज़ें कि ओके जी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम GitHub में जाते हैं, फिर हम उन्हें थोड़ा सा सोर्स कंट्रोल से आगे जाते हैं, पाइपलाइन में चले जाते हैं, पाइपलाइन में प्रैक्टिकली बता रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमें थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, ये भी चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री से नहीं होते और जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये प्योर स्किल्स में चले जाते हैं, कुछ टूल्स में चले जाते हैं। और आपको पता है ये फिर आप आगे डॉकर और कुबरनेटिस की बात करते हैं, तो हमें किस लेवल तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आई पर्सनली रियली नीड सम डिस्कशन। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा एक सर अगर आप दोनों मुझे अलाउ करें, मैं 4 मिनट और लूँगा। हाँ, मैं इसको पर्सनली बिलीव ये करता हूँ कि हमें ना बेसिस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें यूनिवर्सिटी की जॉब क्या है, मैं क्योंकि जब से मैं यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी में आया हूँ पिछले 12 साल से, मुझे ना एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया यूनिवर्सिटी साइड का। स्टूडेंट अक्सर गिला करते मिलते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें वो नहीं पढ़ाया गया जो मार्केट में चल रहा है। ये बड़ा जायज़ गिला है अगर आप स्टूडेंट की तरफ से सोचें, लेकिन जो ही मैंने आपके शूज़ में पाँव रखा तो मुझे एक डिफरेंट पिक्चर नजर आई, वो बड़ी मुख्तलिफ थी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। Universities are not meant to teach short-term skills. Universities are meant to teach base of the system. जो भी आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग में किसी से जाना है तो कंप्यूटिंग की बेस उसको आनी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें कि एक अंडर ग्रेजुएट जब वो दाखिला ले, मेरा ओपिनियन है, तो वो आईटी में जाए, आईटी से मुराद एक होता है ना BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS सिक्योरिटी। सो मेरा ओपिनियन ये है कि उसको BS CS करना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ग्रेजुएट लेवल पे जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कहते हैं यूनिवर्सिटी में, उसको सारा होराइजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं मार्केट में, मैं आगे किस जगह जा सकता हूँ। सो अगर बेस की बात करूँ मैं, सो ये जो लिनक्स, डॉकर और क्यूबरनेटिस की मैंने बात की, ये इनफैक्ट वो बेस है। और इंटरेस्टिंगली ये बेस हम सिर्फ 3 महीने में कवर कर सकते हैं, सिर्फ 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो यकीनन वो प्रोग्रामिंग को भी पढ़ा रहे होंगे, सॉकेट प्रोग्रामिंग को भी डिस्कस करते होंगे, POSIX को डिस्कस करते होंगे, ये Win32 को डिस्कस करते होंगे। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप वो करें, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप चेंज ना करें, लेकिन आप एडिशन जरूर करें। एडिशन क्या है? आपके पास ना स्टूडेंट हर किस्म के आते हैं ना। एक स्टूडेंट आता है जो कहता है मुझे मेरे से अगर आप पूछें कि व्हाई यू चूज सिस्टम इंजीनियरिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा जवाब होगा मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और मुझे इंटरेस्ट नहीं था। ये बड़ा कॉमन सा एक चैलेंज आपको भी फेस करने को मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे लोगों के लिए आप उस इंजीनियरिंग को सिर्फ काम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर। एक बंदा नहीं प्रोग्रामिंग कर सकता, उसको नहीं पता सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप थोड़ा सा कमांड्स, ग्राफिकल इंटरफेस दिखाना, कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताना उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके साथ कोई एक दो वेब सर्वर बनाना, इस तरह की चीज़ें डाल दें। और अगर वो स्टूडेंट आपको, खातून या मर्द जो भी हैं,
लड़का लड़की अगर आपको कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के दे, दैट्स माय हम्बल सबमिशन। फैसला आपका है कि उसने वेब सर्वर सेटअप कर लिया, डेटाबेस लगा ली, उसको सिक्योर कर दिया, तो आई थिंक सो यू शुड एक्सेप्ट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। दैट्स माय ओपिनियन। यूनिवर्सिटी के चीजें आपको पता है। इससे क्या होगा, एक नई किस्म की ना आपके पास एक नई जनरेशन आई जिसको ये बिलीव होगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा या निकलूंगी तो मुझे प्रोग्रामिंग आती हो या ना हो, लेकिन कम अज कम मुझे इंडस्ट्री की डिमांड जो कि लिनक्स की सूरत में है, डॉकर की सूरत में, ये मुझे आती है। अब बैक टू द एग्जैक्ट सेम डेवऑप्स थिंग। डेवऑप्स की एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि एक हाथी है, उस हाथी को ना 4 अंधों ने हाथ रखा, दुम को हाथ रखा तो उसने कहा हाथी ऐसा होता है, उसके सूंड पे हाथ रखा तो हाथी उसको मुख्तलिफ लगा, टांग पे हाथ रखा तो हाथी मुख्तलिफ लगा, ठीक है, कमर पे हाथ लगा तो हाथी का कुछ और शेप था। तो चारों ने जब उसको डिस्क्राइब किया तो उन्हें अपना अपना डेवऑप्स समझ आया। एग्जैक्टली इसी तरह ही है, आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जो अज़्यूर के ऊपर काम करता है तो वो कहेगा अज़्यूर पाइपलाइंस के बगैर तो डेवऑप्स मुमकिन नहीं। कोई अमेज़न के शख्स के पास जाएंगे जिसकी एक्सपर्टीज अमेज़न में होंगी तो वो अमेज़न की जो डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस हैं उसको वो एडवोकेट करते नजर आएंगे। इसी तरह जिस टेक्नोलॉजी, जिस कंपनी, जिस एक पूरा जो आपका सेक्टर है उसमें जाएंगे तो आपको वो चेंज नजर आएगी। मैंने उसको जब समझा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया काम करने का, तो मुझे ये समझ आई कि वी शुड फोकस ऑन बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बेसिक्स क्या है कि आप लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस सिखा दें, एक प्रोसेस सिखा दें, फिर गिट जरूर सिखाएं। वो गिट हब है, गिट लैब है, बिट बकेट है, माइक्रोसॉफ्ट टीएफएस है, एवरीवन हैज अ सेम वर्किंग स्टाइल, सबका एक ही फॉर्मूला है। फिर CI/CD पाइपलाइन को एज अ प्रोसेस सिखाएं, उन्हें ये पता हो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या बला है, इससे क्या फायदा होगा, ये क्यों जरूरी है, और कंटिन्यूस डिलीवरी क्या है और क्यों जरूरी है। और अगर आपने टूल करवाना है तो कोशिश ये करें कि कोई एक टूल सीख लें, हफ्ता 10 दिन लगा के। मेरे जैसे किसी बंदे को कहें भाई हमें 2 नोट्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे, इंडस्ट्री को जरूरत है ना इन चीज़ों की, मेरे से कहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने ये कोर्स आउटलाइन बनाया हुआ है बेसिकली लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस का। सो एक टूल आप सिखा दें जिसमें उसको CI/CD पाइपलाइन भी समझ आ जाए, उसको ये लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस भी आता हो, तो एक डेवऑप्स की ना एक शक्ल उसके सामने क्लियर हो जाएगी, ये है क्या बता। फिर जब कंपनी ये कहती है कि जी हम माइक्रोसॉफ्ट अज़्यूर चलाते हैं, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट अज़्यूर की जो टूल सेट्स को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी आइडियोलॉजी, पूरा जो उसका प्रोसेस है CI/CD का, उसको सारा पता होगा स्टूडेंट को, उसको प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किल नहीं होगी, यानी वो एक एडअप होगा वो टूल। अब अगर आप अज़्यूर पे काम करते हैं, गूगल क्लाउड पे हैं, आप अमेज़न वेब सर्विसेज पे हैं, तो तीनों में आपको लिनक्स जरूर मिलेगी, मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि आपका जो क्लाउड है ना दुनिया का, और जो आपकी एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस हैं, वो लिनक्स के बगैर नहीं चल सकती। और मैं प्योरली बात कर रहा हूँ आपके सर्वर साइड की, आपके सर्वरलेस साइड की, या आपके एंटरप्राइज लेवल के सिस्टम्स उनकी। एंटरप्राइज में क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम इस तरह का काम करने जाते हैं तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज सिस्टम में काम कर रहा हूँ। इवन IoT भी आपकी लिनक्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलती है। ये AC हमारे पास लगा है, अगर ये स्मार्ट AC हो तो इसमें एंड्रॉयड होगा, लेकिन एंड्रॉयड आने से पहले भी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस थे, तो वो फंक्शन कौन से फॉर्मवेयर इस्तेमाल हो रहे थे। सो अगर उसको भी जाकर देखें तो हमें ये समझ आएगी कि उसके अंदर भी लिनक्स का छोटा सा कोई कर्नल उसके अंदर चल रहा होता, एम्बेडेड सिस्टम के नाम पे। सो दैट इज द वे जो मुझे नजर आता है सर। अगर हम इसको फोकस करें तो हम काफ़ी बड़ा बर्डन ना यूनिवर्सिटी के हिसाब से इंशाल्लाह वो उतार देंगे, और हम स्टूडेंट्स को इस लेवल पे तैयार करने के काबिल हो जाएंगे कि कल मार्केट में जब वो जाए तो वो अपने लिए खुद फैसला कर सके, अच्छा मुझे कहाँ जाना है, और जो मैंने पढ़ा है यूनिवर्सिटी से, चाहे एक सेमेस्टर ही है, वो मुझे इंशाल्लाह मार्केट में फ़ायदा देगा। दैट्स माय हम्बल सबमिशन। मेरा ये ख्याल है कि फैकल्टी मेंबर्स को भी अब अगर हम
किसी मोड में किसी और कोई मॉडल पेश कर दें ऐसा कि हम इनको इंटर्नशिप ऑफर कर दें। इसको सर जो बात कर रहे हैं, आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट फैकल्टी प्लेसमेंट। फैकल्टी प्लेसमेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछें तो अगर लेट्स से कि ये जो समर आ रहा है फॉर अ मंथ और 45 डेज, आपके पास क्या फैकल्टी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स को प्लेसमेंट इस पर्सपेक्टिव से कि एक तो वो एनडीए साइन हो जाए ना, हाँ, सो आई कैन वाउच, मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ ये बात खुल के कर सकता हूँ कि क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होते हैं ऑब्वियसली उसमें बहुत सी सीक्रेट चीज़ें होती हैं। सीक्रेट क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और ये टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा टिपिकल होगा जब ये करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें सो एनडीए साइन हो जाए तो ये काम हो सकता है। इससे आगे डॉक्टर साहब अगर मुझे आप अलाउ करें, ये काम नस्ट में हुआ था, एमसीएस में भी और कुछ और जगहों पे भी नस्ट का जो स्कूल है, फिर शायद फास्ट में भी हुआ। मैं माजरत के साथ नाम ले रहा हूँ लेकिन क्योंकि हमें इंडस्ट्री की एग्जांपल लेनी है। नस्ट का तो नोन है, फास्ट का भी पता नहीं श्योर। नस्ट में ब्रिगेडियर अशरफ मसूद जो कि एमसीएस के डीन रह चुके हैं बहुत अरसा, मैं सलीम साहब उनके साथ काफ़ी क्लोज हैं, वो एक्चुअली वाइस चेयरमैन ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के। तो डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा बैठे हुए ना मेरे से तस्करा किया कि हमने फैकल्टी के साथ एक पॉलिसी चेंज नहीं की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या सूरत हाल है, आपको कितनी फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन ये बड़ा आपका चैलेंज फैकल्टी के हिसाब से है। मेरा चैलेंज जो है ना, मेरे पास जो लोग हैं, मैंने शुरू में बात की थी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के लोगों को तोड़ने में लग गई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। फैब्रिकेटेड बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। सर मुझे अलाउ करें अगर आप सब, फॉर्मूला ये है कि आप यूनिवर्सिटी का पॉलिसी बनाएं कि फैकल्टी कैन वर्क विद इन द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस आफ्टर द यूनिवर्सिटी आवर्स अप टू 4 आवर्स। इफ दे वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंगेज करें, फर्स्ट प्रेफरेंस, बाहर से लोग ना लाएं। इंडस्ट्री के साथ जो भी करना है ना, मैं ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये गारंटी कर सकता हूँ कि आई कैन कनेक्ट यू गाइस विद 100 कम से कम कंपनी सोल। मैं डॉक्टर सलीम साहब, डॉक्टर साहब, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क है ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, आई कैन टॉक टू पाशा और भी जो हैं। लेकिन इसमें आपको पॉलिसी में चेंज लानी पड़ेगी। पॉलिसी में चेंज ये होगी कि यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस इस्तेमाल होगा तो यूनिवर्सिटी को तो बेनिफिट होना चाहिए। सो देयर कैन बी एटलीस्ट वन बेनिफिट टू यूनिवर्सिटी कि उसके स्टूडेंट्स विद इन द प्रेमिसेस किसी कंपनी के साथ, किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ इंगेज होंगे और वो डिलीवर करें। ये वन और दूसरा ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कोई ऐसा अपना कोई एंडोमेंट का कोई फंड को प्रोसेस स्टार्ट करे कि उनको सपोर्ट करे, और वो जो रिटर्न आए वो फिर यूनिवर्सिटी के उस एंडोमेंट फंड के अंदर वापस जाए। फैकल्टी सर एक और एंगल से अगर आप इसको देखें तो लॉन्ग टर्म आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी यही चैलेंजेस है। डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी एक्जैक्टली यही चैलेंजेस हैं। फैकल्टी का चैलेंज है, स्टूडेंट का चैलेंज है और कॉस्ट का चैलेंज है। तो आपकी जो बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ भी अब ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो और उसका ये है कि अब वो अब उनकी MIT की थॉट प्रोसेस ये है कि अगर हम एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्यों ना 40,000 को पढ़ाएं, तो अब वही कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन। तो और उस पर कुछ तो फ्री भी कर रहे हैं और कुछ कॉस्ट के साथ है। तो दे हैव एक्सपेंडेड देयर नेटवर्क ऑफ अर्निंग इन अ वे। बहुत से लोग अगर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, यूनिवर्सिटी उनको अगर अपॉर्चुनिटी देती है तो हो सकता है 200 लोगों की कंपनी खड़ी कर दें, 500 लोगों की कंपनी खड़ी कर दें अगले 5 साल में, तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा सोसाइटी में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर बाहर से पढ़ के आए होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नेटवर्क ज़रूर होता है इंटरनेशनल। वो नेटवर्क अगर जिंदा रखा जाए तो उससे मुल्क के मामलात फाइनेंशियल हल हो सकते हैं बाय गेटिंग सम बिजनेस। सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अमेरिका में किसी डॉक्टर को अगर कोई प्रोफेसर साहब को कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट मिला है और अगर वो आपको सबलेट कर दें कोई छोटा सा उसका प्रोजेक्ट और वो पेड एक्टिविटी हो, कोई 10, 20, 50 लोग उसमें इंगेज हो जाएं तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अगर इस तरह की, क्योंकि ये बड़ा एक ना पुरानी मिथ से हटके है, सलीम भाई ने जो बात कही वो भी एक पुरानी मिथ से हटके है कि हम हमेशा कहते हैं नहीं इधर आओ, इधर सामने बैठ के तुम्हें देखूंगा या देखेंगे। दैट इज अ ओल्ड स्टोरी। अब तो मैं पिछले दिन एक मीटअप किया, मैं डेली ऑनलाइन
बैठा होता हूँ अक्सर यूट्यूब पे, तो मेरी वाइफ और बेटी ना थोड़ा सा, उनको जारी बात है आराम का टाइम होता है तो उनके लिए नागवार गुजरता है। मैं लाहौर गया पिछले दिनों, तो एक फेस टू फेस मीटअप हुआ, उसमें सिर्फ 40 लोग आए, तो मेरी बेटी और वाइफ दोनों साथ थे। तो बेटी मुझे बाहर आके कहती है, बाबा आप फील हुआ है कि 40 लोग थोड़े नहीं होते, जो आपको 50-100 लोग देख रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, उनकी बड़ी वैल्यू है। तो मैंने जब ये 40 लोग 50 लोग सामने देखे तो मुझे फील हुआ कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको इस नज़र से देखना शुरू कर दें कि आप रिमोटली अलाउ करते चीज़ों को, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक और चीज़ अलाउ करें, सबको यूट्यूब अलाउ कर दें, इन्हें कि भाई तुम शेयर करो। आप देखें ना, आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स पढ़े हुए कहीं ना कहीं पब्लिकली फिर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत से लोगों ने उनको देख देख के उनको समझ के सीखा है, मैंने सीरियसली उससे सीखा बहुत कुछ। लाजमी नहीं है कि आपके फ्रंट पे फेस पे एक फेस हो, एक बंदा खड़ा हो और वही आपको सिखाए तो समझ आती है। यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स रिमोटली। तो अगर आप ये भी अलाउ कर देंगे यूनिवर्सिटी में, तो इससे एक फ़र्क ये आएगा कि वो शायद उस चक्कर में अपने आप को ज़्यादा रिफाइन करें और यूनिवर्सिटी की डिलीवरी और अच्छी हो जाए। ये बड़ा एक सिंपल सा इफेक्ट है। सर आप दोनों पे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। इसमें शारिद साहब ने जैसे क्वेश्चन किया ना कि डेवऑप्स, छोटी सी मैं बात करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा, उन्होंने कहा कि मैं कोर्स ये पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। तो असल जो ये इस मीटिंग का मकसद है या बाद में वो एक्चुअली ये है कि आपके जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं या उसमें कोई गाइडलाइन चाहिए या कोई असिस्टेंस चाहिए, या आप कहें कि जी मैं लेट्स से एंड्रॉयड पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल से, तो अब ज़रूरी नहीं कि 5 साल पहले जो स्लाइड्स बनाई थी अभी भी वो चल जाए। तो आप बेसिक्स तो वही रहेंगे लेकिन इंडस्ट्री से कनेक्ट करें। हमने जैसे वो ग्रुप लिंक्डइन पे बनाया हुआ है, इसी तरह कोई और चैनल अगर हो लेकिन उधर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, कभी कोई फीडबैक के लिए आया नहीं है, तो यहाँ पे तो एक्चुअली हम वो कोर्स कंटेंट या उस तरह डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कनेक्शन बनाना है वो ज़रूरी है कि भाई आपको जो फीडबैक चाहिए हम अवेलेबल हैं। अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता एटलीस्ट मैं किसी से कनेक्ट करवा सकता हूँ। जैसे इनको डेवऑप्स का पता है लेकिन आप इनसे हो सकता है वेब का भी पूछें तो ये किसी और से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो जो आपके कोर्सेज हैं उसके बारे में मैंने एक फीडबैक साथ को मतलब रिटर्न फॉर्म में कुछ कोर्सेज के बारे में दिया था, मुझे अब उसका स्टेटस नहीं पता। तो ये कन्वर्सेशन कम से कम स्टार्ट रहनी चाहिए, मतलब उसकी बजाय कि हम 3 महीने बाद 1 घंटे 2 घंटे का सेशन करें, उसमें जारी बात है कोई चीज़ निकलेगी तो नहीं, वो उसके बाद कन्वर्सेशन अगर रहेगी तो उसका फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट आप पढ़ा लें और वो डॉलर्स में अर्न करना शुरू कर दें। तो मैं इस पर एम्फसाइज़ करूँगा कि जो टीचर जो चीज़ें उन्होंने भी बात की कि वो भी वो स्किल सीख ले तो वो भी साथ काम कर ले, मतलब जैसे फाइनेंशियल प्रेशर की बात करें तो एक बंदा अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ा रहा है तो उसको खुद भी तो ऐप बनानी आनी चाहिए, वो अपनी भी प्रोडक्ट और अगर आती है तो यूज़ करें, बनाएं, आज यूज़ करें। इसी तरह वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा है तो वो भी एक्चुअली साथ वेब डेवलपमेंट करे भी तो सही ना, तो उसका उस बंदे को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी जो जितनी हम बातें कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे निकल आएँ, लेकिन हमें साथ ये भी देखना है कि जो टीचर्स हैं उनका क्या बेनिफिट है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिशनर भी उसका होना चाहिए और उसका डुअल बेनिफिट है स्टूडेंट्स को भी और जो टीचर है उसको। उनको भी मैं कहूँगा कि क्योंकि आप डेवलप्स की जो बात कर रहे थे वो वहाँ पे वो बेसिस जैसे लिनक्स फॉर एग्जांपल है तो वो वहाँ पे पढ़ाई जा सकती है और अभी पढ़ा भी रहे हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा अलाइन कर लिया जाए जैसे आप भी कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड टीचर्स को कि ओएस और नेटवर्क से कम अज़ कम आपके साथ अमन शेयर हो जाए और उसके ऊपर आप फीडबैक। अच्छा, मैं अगर मुझे आप अलाउ करें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ ओएस और नेटवर्क वालों की जिम्मेदारी नहीं है। बड़ा क्लियर, आपने अगर वेब पे काम करना है तो अगर आपको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, दैट इज़ अ हैंडीकैप। आईओटी पे काम करना है और आईओटी को चलाने के लिए कुछ छोटी मोटी लिनक्स की 4 कमांडें नहीं आती, दैट इज़ अनदर हैंडीकैप। बड़ा क्लियर है। आप मेरे से अगर पूछे ना, इफ़ आई एम रीडिंग समथिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू परफॉर्म दोज टास्क, आई डोंट बिलीव कि मैं उसके काबिल हूँ। आई एम सॉरी बट मैं अपने पे लागू कर रहा हूँ। अगर मैं 10 लोगों की या 50 लोगों की टीम लीड कर रहा हूँ, सो मुझे वो चीज़ें पता होनी चाहिए। बिकॉज मुझे इस वजह से लीड बनाया गया कि मैंने ये 20 साल या 22 साल लगाए हैं, तो सारे प्रोसेस से गुजर के आए हूँ जो आज नए आने वालों के लिए या 10 साल वालों के लिए जो लागू होते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब
सब लिनक्स को एक दफ़ा 1 महीना लगा लें, फायदा क्या होगा? इसमें सेकंड व्हाट बाबर इज सेइंग, आप लोग अपने आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, वो MIT का 0 सेमेस्टर का देखा आपने? बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है वो 0 सेमेस्टर में ये सारी चीजें लिनक्स शेल कमांड्स ऑल दीस थिंग्स आर देयर, कि आपने बाकी जो कंप्यूटर साइंस पढ़नी है उससे पहले 0 सेमेस्टर में यू नीड टू नो दीस थिंग्स। जो आप बेसिक टूल्स की बात कर रहे हैं, गेट हो गया, शेल कमांड्स हो गई, लिनक्स की कमांड्स हो गई, दूसरी चीजें हो गई, तो वो बड़ा जबरदस्त है, वो अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल भी है। एंड दैट इज समथिंग के जो यूनिवर्सिटी अपने डिग्री प्रोग्राम्स में कंसिडर कर सकती है ऐड करना, और वो बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेजेस पे जो कि उनको बेसिक टूल्स प्रोवाइड करें। आपने सर बर्कले से जब डिग्री की आप हम इसको आज डेवऑप्स कहते हैं, इसका दूसरा लफ्ज़ है सिस्टम्स इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ठीक है। सिस्टम इंजीनियरिंग जो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, आपने नहीं सर सन बताएं हमने ये शायद साहब बताया। अच्छा सलीम साहब जो है ना, ही यूज्ड टू बी अ CIO ऑफ नादरा। नादरा का जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन उनमें का बड़ा किरदार है 2007 से 16 तक। तो सिस्टम इंजीनियरिंग में उस वक्त हमें नेटवर्क्स की जितने प्रोटोकॉल्स थे, डेटाबेसेस की जितनी फॉर्म्स थी, प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस थी, कोबॉल और असेंबलर और फोर्ट्रान वगैरह, ये सब कुछ हमें करनी पड़ती, इंक्लूडिंग हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुस के हमें काम करना, स्विचेस। तो आप देखें कि वो कितना होलिस्टिक व्यू था उस वक्त, जब आपके पास नॉलेज कितना आ जाता था, या कुछ चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं थी। तो ये सेग्रीगेशन हमारी जो आ गई है, वो एक्चुअली दिस डेवऑप्स इज कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि अब डेवसेकऑप्स भी आप कहते हैं, और ये ऑटोमेशन है सिर्फ उसकी। हाँ, ये एग्जैक्टली काम वही हो रहा है, ये उस चीज़ों को और टूल्स आपके पास आ गए, चीज़ काम करना आसान हो गया, बट ये है कि थिंग्स आर द सेम। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे आप भी वही होलिस्टिक व्यू बनाने की कोशिश करें जिसपे सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बेसिस उसे कवर करते हैं लिनक्स को, क्योंकि ये टूल्स का जो इतना बड़ा हज़ारों टूल्स आ गए हैं इस वक्त, वो पहली दफ़ा मैंने भी देखा तो, और बाबर पढ़ा रहे थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, शुरू कहाँ पे है, एंड कहाँ पे है, क्या चीज़ किस लिए। तो ये जो टूल्स हैं ये कल कुछ और शक्ल होगी इनकी, और नाम होंगे, लेकिन ये कि जो बेस इसको आता होगा उसके लिए वो एक दफ़ा टूल के देख लेगा इकट्ठा क्या, तो उसको पता होगा कहाँ फिट होगा। ये प्रोसेस हमेशा एग्जिस्ट करता है। यस, आपने कोबोल का JCL याद है? जी बिल्कुल। और आजकल की ये जो डेवऑप्स की जो ऑटोमेशन है, क्या फर्क है उसमें? ये वही है, सारी ऑटोमेशन है। तो वो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज प्रोटोकॉल्स के साथ, इनके साथ वो आप JCL लिखते थे, ये सारा वही चीज़ है। इनफैक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग ही है, चिप के अंदर भी प्रोग्रामिंग है। ये तो आप हार्डवेयर को देखें, इस तरफ देखें, इट्स ऑल, तो आई मीन वी आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर, और उसके बाद अब हम AI पे आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इन्हीं को इस्तेमाल करें। मैं आपको डॉक्टर अशरफ कसूर, मैं डॉक्टर साहब का नाम लेता हूँ, तो डॉक्टर अशरफ कसूर जो कि MCS के प्रिंसिपल हैं, हम इकट्ठे काफ़ी क्लोज होते हैं, मैं सलीम भाई और डॉक्टर साहब। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप जब यूनिवर्सिटी गए तो पहला शौक क्या लगा, मैं इनसे भी पूछ रहा था। कहते हैं उन्होंने मुझे ना यूनिवर्सिटी एंटर हुए, मिशिगन स्टेट की बात कर, तो कहते हैं कि मैं जब एंटर हुआ मास्टर्स के लिए, तो उन्होंने सबसे पहला ये काम कहा, उन्होंने कहा ये पकड़ो, कोई लिस्ट दे दी एक, और उसने कहा ये करके तो सीख के आ जाओ, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। मैं उसको देखूं, ये LS क्या चीज़ है ये PS क्या चीज़ है, और मैं वो लिस्ट लेके, तो कोई एक लैब थी बड़ी सी, तो उसमें किसी के पास चला गया, डॉक्टर साहब ने ये बताई, तो वहाँ एक खातून बैठी थी, उसने कहा ओके कम हियर, सिट देयर, ओपन द टर्मिनल एंड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। मैं पहले तो मशीन देखी, ये है क्या, दैट वाज अ यूनिक्स सिस्टम, सन सिस्टम्स में यूनिक्स चल रहा था। अब ये बात उन्होंने जो बात कही, उनको माशाल्लाह MCS से रिटायर हुए 10 साल हो गए, तो उन्होंने PhD उससे को 15 साल पहले ही की होगी। तो आप ये सोचें कि उस वक्त से आज तक ये ट्रुथ है, और ये रहेगा, इसकी फॉर्म रहेगी। हम क्यों उस बेसिक को छोड़ दें जिसने आगे बहुत अरसा इस कंप्यूटिंग में रहना है, और उसकी तरफ क्यों जाएं कि जो हमें बस वो एक ना ऊपर ऊपर का वो नजर आता है, हमेशा फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, अगर आप मेरे से पूछें कि मेरी बेसिस क्या होती है हायरिंग की, तो अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट आया है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा इसके अंदर स्मार्ट कितना है,
स्पार्क की जजमेंट बड़ी क्लियर होती है। आप पूछते हैं ना सीवी में लिखा होता है मुझे सी भी आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, वो यूनिवर्सिटी में बच्चे ने जो पढ़ा होता है वो लिखता है। वो सीवी अब देखें, उससे 2 सवाल करें, अच्छा सी में फलाना काम कैसे किया, वो कहेगा। दूसरा काम, मैं तो फौरन पूछता हूँ तुम्हारी हॉबीज क्या है? क्रिकेट है, अच्छा क्रिकेट में उसकी बोलने की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन वो जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे ये आता है, तो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं जरा टेस्ट करता हूँ इस तरीके से। लेकिन अगर आप मेरे से कहें कि आई हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स 30, 40, 50 हैं, तो आप इन 50 को कैसे क्वालिफाई करवाएंगे? सो आई विल गो फॉर वन थिंग, लिनक्स। मुझे बड़ा क्लियर नजर आ गया है कि लिनक्स इज 99% आपके सरफेस पर फैला हुआ है। आपने जब बात शुरू की तो मैंने एक बात करनी थी। मैं एक दफा ना वापस आ रहा एक जगह से, तो पिछले कोने में था जहाज के, दरवाजा पिछला नहीं था, अगला खुला, वो 480 सीटों वाला था, बड़ा था ऐसे। तो जब मैं उसके आते आते ना, तो उसका जो स्क्रीन लगी होती है हर सीट के पीछे, वो रीबूट हुई। दैट वाज अ समथिंग कि मैं इंजीनियर हूं, तो मेरे ना दिमाग में एकदम आया कि यार देखो तुसी पीछे क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, मेरा इंटरेस्ट था, मैं रुक गया स्क्रीन पे। जो ही रुका तो वो 8-10 स्क्रीन्स मेरे सामने जो नजर आ रही थी सीटों के पीछे, तो उनमें ना लिनक्स मुझे बूट होती नजर आई। ये बात है 2011 की। 2011 में एक बड़े जहाज के अंदर उनका जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जिसको आइस कहते हैं, वो उसके ऊपर टर्मिनल लिनक्स चल रहा था। और उस वक्त एंड्रॉयड की इतनी ज्यादा भरमार नहीं थी जो आज है। 11 में एंड्रॉयड नया आ रहा था मार्केट में, आज तो एंड्रॉयड भरा पड़ा हुआ है। तो इफ यू आस्क मी, तो मेरी नजर में 3-4 बेसिक्स हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। नंबर 2, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स। ये आईपी एड्रेस क्या बला है, ये सबनेट क्या चीज है, डीएनएस क्या बला है, ये प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी क्या चीज है, IPv4 क्या चीज है, IPv6 क्या चीज है, क्योंकि इसके बगैर आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आप एलियन हो। इंटरेस्टिंग बात है ना, चाहे विंडोज है चाहे लिनक्स है, ऐसे ही है, चाहे मैक है, ये आना चाहिए। डेप्थ में नहीं आना चाहिए, डेप्थ का मसला नहीं है, पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई एक लैंग्वेज, कोई एक, और उसका भी बेस उसको पता होना चाहिए, उसको पॉइंटर्स का पता होना चाहिए, उसको लूप्स का पता होना चाहिए। ये जो आप लूप्स लगाते हैं, मैं तो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं उसमें, फॉर लूप से जो भी, डेप्थ की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, लिनक्स डेप्थ में उसको आनी चाहिए, लिनक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। लिनक्स क्यों चाहिए? आपको कंप्यूटर चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मिनिमम एक चाहिए ना। अच्छा, क्या ही अच्छा है कि वो लिनक्स हो। क्यों? क्योंकि आपने सर्वर्स पे भी लिनक्स पे जाना है, आपने आईओटी भी लिनक्स पे करना है, आपने वेब सर्वर्स भी लिनक्स पे करने हैं, आपने मशीन लर्निंग भी बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है, तो लिनक्स पे उसके एल्गोस चलाने हैं। ये जो गूगल की किट्स हैं, साइकिट और इस तरह की, ये सारी अगर उस पर चलाएंगे तो परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर वन थिंग, कि आपने अगर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने हैं तो डोंट गो फॉर 10, गो फॉर 1। बस इसको सीधा कर लें, आपके अच्छे से खूबसूरत स्क्रीन में डेस्कटॉप ही मिलेगा, उस पर खूबसूरत सा उबंटू की सूरत में, रेड हैट लिनक्स की, और आपके पास 1250 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स की, जिनका कर्नल 60% सेम है। सो अगर मैं यहाँ पे एक दावा करूं कि जो आपको लिनक्स एक आती है, आपको 1250 ऑपरेटिंग सिस्टम्स का 60% आता है बाकी सबका, तो ये दावा गलत नहीं है। अब आप गौर करें इस बात पे कि उसने हर जगह में मिलना है, हर जगह मिलना है, सो व्हाई गो फॉर समथिंग एल्स? हम उस पर काम क्यों ना करें कि क्लाउड पे जब जाएं, एक स्टूडेंट जब क्लाउड पे, स्टूडेंट नहीं प्रोफेशनल, फ्रेश ग्रेजुएट क्लाउड पे जाओ, उसको अमेज़न की वर्चुअल मशीन मिले, तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो, उसको स्टार्ट मेन्यू कहाँ है, मैंने क्लिक कहाँ करना है, उसे ये पता हो अच्छा मैंने कनेक्ट किया SSH से और मुझे ये कमांड रन करनी है और ये वेब सर्वर अप हो जाएगा। ये हमें थोड़ा सा, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस राय के पीछे 98 से 2023 तक का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा इसके पीछे है। अभी सर ने भी बात की कि जब आप गए तो आपने शायद IBM के सिस्टम पे मेरे साथ डिस्कस किया था, उसी डिस्कशन में जैसे डॉक्टर अशरफ से मैंने बात की थी, तो इन्होंने कहा मुझे भी जाकर उन्होंने
IBM का AS400 पकड़ा दिया, इस पे काम करो। नहीं, वो मेन फ्रेम था। मेन फ्रेम। हाँ, आई थिंक एक मैं रिसेंट, आपने कहा था कि रिसेंट कुछ चीज़ हुई हो तो उसको बताया। मेरे एक शख्सियत से मुलाकात हुई चंद दिन पहले, जो कि एक अमेज़ॉन के साथ काम करते हैं डायरेक्टली। हाँ, बहुत उनकी टॉप एम्प्लॉय ऑफ Amazon वेब सर्विसेज, पाकिस्तानी है और उनकी एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में, टॉप उनकी पोजीशन। तो हम ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरल डिस्कशन। तो और लोग भी थे वहाँ। तो जैसे ही मैंने डेवऑप्स का नाम लिया, वो एकदम उनके कान खड़े हो गए, अच्छा आप डेवऑप्स। तो उसने एकदम अपनी डिस्कशन जो है वो मेरी तरफ कर दी और कहा कि अच्छा क्या है डेवऑप्स में, कितने लोग, क्या क्या। क्योंकि वो कहता है कि मैं रोज़ाना जिस पोजीशन में, कहते हैं मुझे सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि कितने डेवऑप्स के लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, R&D कहाँ पे हो रही है, उनके उसके अंदर कुछ 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उधर क्या क्या हो रहा है। तो यानी डेवऑप्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एक Amazon जैसी जो AWS जायंट जो है, $2 ट्रिलियन की कंपनी, $2.4 ट्रिलियन, 90% मार्केट शेयर है क्लाउड का उनके पास, क्लाउड सर्विसेज का। तो ही वाज सो मच अट्रैक्टेड कि ऑल ऑफ सडन उसने कहा अच्छा क्या, उसका इंटरेस्ट एकदम इस तरफ आया। तो मकसद ये है कहने का कि ये जो बात हो रही है डेवऑप्स की, ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं है कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्लोबल लेवल पे टॉप कंपनी दुनिया की जो है इस सर्विसेज के अंदर, वो भी उस पर उनका फोकस है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे अपनी स्किल्स कर लेते तो हमारी रीच कहाँ पहुँच जाती है, यानी और वो रीच उनके साथ है। और ये इसके साथ और भी बड़ी कंपनीज हैं, रेड हैट भी है और IBM है और बड़ी कंपनी, वो भी सब इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं टूल्स के साथ। तो ये उन्होंने स्टैम्प्स अपने लगा दिए, नीचे वही है, लिनक्स चल रहा है, ऊपर IBM का है, IBM लिनक्स 1 जो है, ठीक है, Oracle Linux। तो आई थिंक ये जो बात हम कर रहे हैं कि बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग करें, और बेसिस की जो ब्रेथ है उसको आप रखें, जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग भी आती है, आपकी कम्युनिकेशन भी आती है, आपकी डेटा की हैंडलिंग भी आती है, आपके प्रोसेसर्स भी आते हैं, और आपके इंटरनल जो है प्रोसेसर के वो भी आने चाहिए। यानी हम जो चीज़ कर रहे हैं उससे ये कि आपके पास, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें मेडिसिन भी आनी चाहिए। एक शख्स को डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, शायर भी होना चाहिए, मतलब वो फिर जीनियस लेवल पे आता है। लेकिन ये कि नॉलेज बेस जो है आज हम कर सकते हैं, आज हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हम टाइम भी करते हैं, हमें टाइम का थोड़ा सा करना है, मैनेज करना है उसको, लेकिन ये कि वो चीज़ें हम ये कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यूनिवर्सिटी का एक GitLab सर्वर बना रहे हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहें कि अपनी सबमिशन FYPs की वहाँ करें, सो यू विल हैव पास्ट डेटा एज वेल, जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, कोड बेस भी होगी, डॉक्यूमेंट भी होगा, और आपको ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी कि वो डेली प्रैक्टिस भी कर रहा है, और ये भी नजर आएगा कि रात को 2 बजे इसने कमिट किया है और इसमें गलतियां कितनी थी, फिक्स कितनी की। वी कैन सी 20,000 लोग भी तैयार करेंगे ना, तो यकीन माने कि मार्केट में इतनी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि वो 20,000 के 20,000 खप जाएंगे। तो ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री से वेल कनेक्टेड हूँ, इस बेस में मैं। थैंक यू सर।